ओम नमः सदेभ्य। हमारे भक्ष के प्रकरण में और चरणानुयोग में हमारा जीवन हो, सदाचार में हमारा जीवन हो, जिनेंद्र भगवान की चारों अनुयोगमयी वाणी का हम सब अच्छे से ग्रहण कर सकें, जीवन में उतार सकें। इस उद्देश्य से हम सबके बीच में आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। उनके द्वारा अनेक तरह के निर्देश हम सभी को मिलेंगे और उनका हम सभी पालन कर सकें, ऐसी भावना के साथ निवेदन करते हैं आदरणीय बहन जी से। श्री वीतरागाय नमः। कुछ शंकाएं हैं। नल में बांधने की थैली यदि इस तरह बनाई जाए तो छोटी थैली की अपेक्षा कम दोष होगा। चौथा हिस्सा खुला है, उसको सावधानी से उथलकर अंदर की जीवानी की जा सकती है। ये आपको दिख रही होगी ये थैली। इसके संदर्भ में शंका है। मेरा निवेदन ये है कि ये सब रास्ते निकालने का प्रयास कतई मत करिए। थैली से कभी भी पानी नहीं छाना जाता है। कारण, अब कारण सुनिएगा। पहली बात तो जब आप ऐसी गोल थैली बनाएंगे तो नियम से सिलाई करनी पड़ेगी। जहाँ सिलाई करेंगे वहाँ धागा आ जाएगा, यानी कपड़ा नियम से मोटा हो जाएगा। जब जीवानी डालेंगे तो वहाँ जीव अटकेंगे क्योंकि मोटा हो गया धागा की वजह से। दूसरे, अब उसे आप सिंगल तो कर नहीं पाएंगे कभी, तो कैसे व्यवस्थित जीवानी डलेगी। जब अपन जीवानी डालते हैं तो एक बार डबल में, फिर बाद में उसको सिंगल करके भी डालते। ये तो सिल चुकी, तो ये तो कभी सिंगल होगी नहीं। तीसरे, कि जो अपना कपड़ा रहता है वो चौकोर रहता है, वो बर्तन का मुख गोल रहता है, तो काफी कुछ कपड़ा सूखा बचा रहता है क्योंकि चौकोर है कपड़ा और बर्तन का मुंह गोल था। उस सूखे बचे हुए कपड़े को पकड़ करके हम जीवानी दे लेते हैं। जब आप गोल थैली बनाएंगे तो वो तो पूरी गीली हो जाएगी, वो सूखी कहीं बचेगी नहीं, तो आप उस जीवानी वाले हिस्से को कैसे छुएंगे। वो तो असंख्य जीवों का भंडार, कैसे जीवानी दे पाएंगे। सूखने में भी दिक्कत जानी, जल्दी सूख नहीं पानी है। इसलिए थैलियों के चक्कर में मत पड़िए, कपड़ा ही रहने दीजिए खुला, और जब छानना होता तभी उसको डबल करिए। पहले से सिल करके डबल करने की कोशिश मत करिए। यहाँ उसमें तर्क दिया यात्रा आदि में सुविधा। यात्रा आदि में सुविधा नहीं होती है, असुविधा हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि बड़ा कपड़ा होगा तो आप आसानी से लगा लेंगे, थैली तो छोटी रहती, वो आसानी से लग ही नहीं पाएगी, और वहाँ तो भीड़ भड़क्का रहती, तो और ज़्यादा समस्या जानी है। एक और भी कि यात्रा में चूंकि खुली जगह से आप पानी ले रहे, यानी सब जन आपको देख रहे, तो इससे तो अप्रभावना होगी, यानी अन्य के बीच में यह निर्देश जाएगा कि जैनी लोग इस तरह से भी पानी छानने लगे, तो इससे तो अपनी संस्कृति नष्ट हो गई। इसलिए कभी भी बाहर जहाँ सब जन देखते हैं वहाँ ऐसे कुछ भी साधन काम में मत लीजिए। लौंग और केसर के बारे में भी समझाइए। लौंग का एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका फल है। वैसे इसके संदर्भ में भी
थोड़ा सा एक दूसरा मत भी आजकल चलने लगा कि ये जो बिकने आती है लौंग, ये फल नहीं है, ये बौंडी है। इसका फूल आएगा फिर फल बनेगा। अब वास्तविकता क्या है ये पता नहीं है, क्योंकि अपने तरफ तो लौंग का पेड़ होता नहीं। जहाँ होता वहाँ जाकर के देखा जाए तो पता लग सके, पर अभी तक तो इसको ही अपन फल मान के चलते हैं। तो ऊपर जो लगा रहता वो फूल है, उसको अलग करके फिर अच्छे से धो करके साफ करके सुखा के वो काम में ले सकते। केसर, ये जो केसर जाति का पेड़ होता है, खास करके कश्मीर आदि तरफ, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती वहाँ होता है। उसमें जो केसर के फूल लगते हैं उनका ये पराग है। केसर के फूल का पराग यह है जो अपने केसर काम में लेते अपन, वो है। पराग हमेशा ही अनंत वनस्पति कायिक जीवों का और असंख्यात त्रस जीवों का भंडार, इसलिए उसे कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। ना घर के और ना मंदिर के। मंदिर के काम में भी तो हिंसा आदि दोष तो लगता ही है ना, तो वहां क्यों उसको लेंगे अपन। हर श्रृंगार के फूल आदि की भी यही स्थिति, इनको भी काम में नहीं लेना चाहिए। अब एक प्रश्न खड़ा होगा फिर कि मंदिर में फिर पुष्प कैसे तैयार करें, दीप कैसे तैयार करें। अभी तो केसर से ही किए जाते, तो उसका उपाय है बहुत बढ़िया। लवंग का ऊपर का फूल निकाल करके और मर्यादा के हिसाब से उसको पीस के रख लीजिए, यानी 3 दिन लायक, 5 दिन लायक, 7 दिन लायक ऋतु के हिसाब से पीस के रख लीजिए। जब आप मंदिर जी गए, जल भर के लाए, तो थोड़े से जल में उस पिसे हुए का थोड़ा सा पाउडर आप डाल दीजिए, और इसके बाद फिर वो जल प्राशुक करना, चावल आदि धोना करना, ये काम करिए। तब तक ये एकदम फूल जाएगा। फिर इसको चंदन के साथ में घिस लीजिए, जैसे पराग घिसते हैं वैसे ही, जैसे केसर घिसते वैसे ही, एकदम केसर जैसा रंग आ जाएगा। तो ये उपाय है। देखिए, जो अब शुरू से मैं कह रही हूँ, मूल अपन अपनी विचारधारा नहीं बदल रहे, इसलिए समस्या है। यदि विचारधारा बदल लें तो अल्टरनेट हर चीज के हैं, पर विचारधारा बदलती ही नहीं। अपने जैसे असंख्य अनंत जीवों पर दया आती नहीं है, इसलिए ये सारी दुष्प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। तो ये उसका अल्टरनेट है, इस तरह से काम में ले सकते। चौका शुद्धि संबंधी 16 का वर्णन और सावधानियां। इनका वर्णन तो बहुत है, पूरी कक्षा तो ये किसमें ही हो जाएगी, फिर 16 को बताएंगे तो। अति संक्षेप में उल्लेख करती हूँ विस्तार से। ये जो आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई साहब कृत चौका निर्देशिका, अथवा फिर उसको और बड़ा रूप दे करके क्या दिया नाम, जीवन पथ निर्देशिका प्रदर्शिका, क्या दिया नाम, जीवन पथ दर्शन। जीवन पथ दर्शन, उसमें भी संकलित है। पहले अलग से भी वो चौका निर्देशिका निकली थी और फिर उसमें इसको ऐड कर दिया गया, तो विस्तार से उसमें पढ़ सकते। मूल में होती हैं 4 चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन 4 की शुद्धि जहां होती है उसे कहते हैं चौका। चौका मतलब चतुष्क, यानी इन 4 की शुद्धि। अब इन 4 में से प्रत्येक के
पुनः 4 भेद, इसलिए वो 4 चौको 16 है, तो वो 16 हो गया। मूल में चौका। क्या होते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव? द्रव्य मतलब वो सामग्री, वो वस्तु, यानी बनाने वाले, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो वो बनाने वाले, यानी बनाने वाला मनुष्य एक। दूसरे बनाने योग्य सामग्री, गेहूं दाल चावल आदि, ये भी। बनाने वाले ने जो कपड़े पहन रखे, वे कपड़ों में सब ले लेना, यानी पहने हुए भी और चौके में भी जो पहुंचने करने के काम आएंगे वे सब कपड़े। और इसके साथ ही जिन चीजों में वो सामग्री बनाई जाएगी वे बर्तन। तो इन 4 संबंधी शुद्धि यह कहलाती है द्रव्य संबंधी शुद्धि। तो द्रव्य में एक तो बनाने वाला, दूसरे कपड़े, तीसरे बर्तन और चौथे वो सामग्री। इन 4 संबंधी शुद्धि। बनाने वाला सर्दी जुकाम से पीड़ित ना हो, कोई ऐसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित ना हो, तीव्र आर्त ध्यान है रौद्र ध्यान वाला ना हो, जैन धर्म से तीव्रतम अरुचि रखने वाला ना हो, स्पष्ट ही गृहीत मिथ्यात्व में फंसा हुआ ना हो, जिसको बहुत अधिक दबाव में रख करके आप काम करा रहे हो, ऐसा ना हो। मानसिक स्थिति से विक्षिप्त ना हो, ये उस मनुष्य की। कपड़े में प्योर सूती कपड़े, सिंथेटिक ना हो, ऊनी ना हो, रेशमी ना हो, प्लास्टिक आदि वाले तो सिंथेटिक में ही आ जाते हैं, मतलब पॉलिस्टर, टेरिलिन, टेरिकॉट आदि, ये ना हो, ना पहनने के, ना पोंछने आदि के, ना छानने आदि के। खास करके अनार के जूस के संदर्भ में खास ध्यान रखना, क्योंकि आजकल सुविधा भोगी अपन ज्यादा हो गए और लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं, तो वे तो नई नई चीजें निकालेंगे ही बाजार में। तो वो नए नए कपड़े आ गए हैं प्लास्टिक के, उससे अनार का जूस जल्दी निकल आता रहता है, पूर्णतः प्लास्टिक का। चौका के भोजन में ये नहीं चलेगा, 16 के भोजन में ये नहीं चलेगा। तो इन सब का पूर्णतः निषेध, ये सब वस्त्र की शुद्धि में। फिर बर्तन की शुद्धि में प्लास्टिक के बर्तन ना हो, कांच के बर्तन ना हो, नॉन स्टिक वाले बर्तन ना हो, एल्युमिनियम, हैंडोलियम आदि वाले बर्तन ना हो, और सूतक पातक आदि के भी छुए वाले अथवा एमसी पीरियड में छुए वाले बर्तन भी ना हो। अच्छे से व्यवस्थित राख से घिस करके सूखे मांजे गए हों, उन बर्तनों को ही काम में लेना। धातु की, चीनी मिट्टी आदि के भी बर्तन ना हो। तो ये बर्तन वाली शुद्धि। इसके बाद सामग्री, सामग्री को बाजार से ला करके अच्छे से धो लिया गया हो पहले एक बार, यानी बाजार से लाते साथ ही। फिर इसके बाद अच्छे से उसको सोधा गया हो, फिर पुनः धोइए। गेहूं दाल चावल आदि सब चीज़ें, नमक मिर्च मसाला आदि सब चीज़ें, और साग सब्जी फल आदि तो ला करके पहले धो लीजिए 2 बार, फिर एक बार थोड़े से कुनकुने पानी में अच्छे से धो लीजिए, फिर थोड़ा सा फैला के रख दीजिए तो पानी उसका छट जाए, सूख जाए थोड़ा। जब पानी सूख जाए तब फिर पुनः धो करके उसको सुधारिए अच्छे से, भरपूर उजेले में, सावधानी पूर्वक, बिना गप्पे किए। रसोई मौन लेकर के बनाना,
कदाचित बात करनी पड़े अत्यंत आवश्यक तो जहां तक बने इशारे से बात करना। बोलने का काम जितना कम कर सके उतना करिए। अभी कोरोना में तो सबको ही करना पड़ रहा, यानी पास से बोल ही नहीं सकते। ये अपने यहाँ की तो संस्कृति है। उसका कारण क्या है कि जब अपन बोलते हैं भाप निकलती है, कभी कभी तो थूक भी निकल जाता है, और वो वहाँ सामग्री पे पड़ गया, वो सारी सामग्री दूषित हो गई। ये ठंड के दिनों में आपने महसूस किया हो, सुबह सुबह उठ के जब मुंह खोलते तो भाप कितनी दूर तक जाती? क्योंकि मौसम ठंडा है वो दिख जाती है, अभी मौसम गर्म तो दिखती नहीं, पर इसका मतलब उतनी दूर तक जाती। अब आप गैस के पास खड़े हैं और गप्पे कर रहे हैं, और वहीं सब्जी भी हिला रहे हैं,